आई होप कि आपको स्क्रीन जो है विज़िबल हो रही होगी। अगर किसी को नहीं हो रही है तो वो बोल सकते हैं। तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू टेल मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि वाइवा के रिगार्डिंग जो है कुछ टिप्स वग़ैरह मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कुछ टिप्स मतलब वाइवा वग़ैरह का जो है क्या सीन होता है। और वाइवा एक्चुअली बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्ट इसलिए जाता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि मतलब सिस्टम वग़ैरह इन शॉर्ट वाइवा का क्या होता है। तो और जो भी सब वाइवा वगैरह के रिलेटेड बातें होती है तो उनको जो है किस तरह प्रिपेयर करना होता है। यू कैन ऑल्सो कॉल दिस सम हैक्स एज फार एज वाइवा इज कंसर्न। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मतलब आपका वाइवा जो है अच्छा जाना चाहिए, इजी जाना चाहिए एंड यू शुड गेट गुड स्कोर, यू शुड गेट गुड मार्क्स इन वाइवा। तो ये जो है कैसे होगा, तो इसके रिगार्डिंग जो है कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा आज यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, कुछ टिप्स में से सबसे पहला टिप ये है कि यू विल हैव टू स्टडी। अब देखिए, बहुत सारे लोग बेसिकली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे का पूरा आप एकदम टॉपर बनकर जो है वहाँ पर जाना चाहिए, बट देखिए, आपके पास जितना टाइम अवेलेबल है और अगर टाइम अवेलेबल नहीं भी है तो आपको जो है आप टाइम थोड़ा सा निकाल कर जो है वाइवा के लिए आप स्टडी कीजिए। अगर देखिए आप स्टडी ही नहीं करेंगे और आप वाइवा में जाकर जो है फिर ये आप उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा वाइवा जो है अच्छा जाएगा, तो फिर देखिए ये बिल्कुल इलॉजिकल जैसी बात है। आपकी कुछ मेहनत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और आप ये होप कर रहे हैं कि आपका वाइवा अच्छा जाना चाहिए, देन इट इज़ कंप्लीटली इलॉजिकल। तो सबसे पहली बात ये कि आपको जो है स्टडी करना पड़ेगा। और स्टडी करने के रिगार्डिंग जो है अभी भी अगर आप आपके प्रोफेसर्स वगैरह से कांटेक्ट वगैरह करके पूछ सकते हैं कि मैम व्हाट शुड आई स्टडी फॉर वाइवा। क्योंकि वाइवा के रिगार्डिंग जो है पूरे का पूरा सिलेबस यूजुअली नहीं रखा जाता। पूरे का पूरा सिलेबस जो है पढ़ के आओ करके इस तरह वाइवा के लिए नहीं बोला जाता। सिलेबस का कुछ पार्ट ही एक्सपेक्ट किया जाता है वाइवा में से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पूरे का पूरा सिलेबस जनरली जो है सिर्फ फाइनल एग्जाम वगैरह जो होती है उसी में एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पूरा सिलेबस पढ़कर आए होंगे करके। तो वाइवा के लिए यूजुअली एक सिलेबस का पार्ट वगैरह ही फाइनल किया जाता है। तो अगर अभी भी आप किसी तरह पूछ सकते हैं आपके प्रोफेसर्स में से किसी को, या क्लास में अगर किसी को पता होगा कि वाइवा के लिए सिलेबस क्या है तो आप जो है सिलेबस वगैरह आप इसका ज़रा देख लीजिए। और ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि देखिए, किसी भी वाइवा में आप एक बात याद रखिए कि ये सब जो चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी वाइवा के रिगार्डिंग केस लॉज वगैरह आपको पूछे जाना ही जाना है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक वाइवा के क्वेश्चन में आपको केस लॉस पूछे ही जाएँगे, बट देयर आर वेरी हाई चांसेस, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको केस लॉस पूछे जाएँगे। उस एक्ट के बारे में पूछा जाएगा जिसके रिगार्डिंग आपका वाइवा एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है। और आपको सेक्शंस वगैरह भी पूछे जा सकते हैं, जिस टॉपिक के रिलेटेड जो भी लॉ वगैरह एप्लीकेबल होता है उसके क्या-क्या सेक्शंस हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रोफ़ेसर का नाम। अब देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे क्लास में से जो है कितने लोग कॉलेज अटेंड करते हैं और कितने लोग जो है कॉलेज अटेंड नहीं करते। जस्ट अ मिनट। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि कितने लोग कॉलेज अटेंड करते हैं ये हम सब लोगों को मालूम है। तो इर्रिस्पेक्टिव वेदर आप कॉलेज अटेंड करते हो या ना करते हो, तो आपको जो है रेगुलरली वगैरह आपको होना चाहिए। सॉरी, आप रेगुलर अगर ना भी हों तो आप बराबर जो है स्टडी वगैरह करना चाहिए। आप कॉलेज के एकेडमिक्स वगैरह को लेकर जो है सिंसियर होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए। ये हमारे प्रोफेसर जो है एक्सपेक्ट करते रहते हैं। तो इसलिए जो है एटलीस्ट आप अगर प्रोफेसर्स के नाम वगैरह भी नहीं जानते हैं तो फिर आपकी क्या गारंटी है कि कॉलेज में क्या चल रहा है और आप बराबर स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, वाइवा के रिगार्डिंग जो है एक सबसे अच्छी टिप ये भी बोली जा सकती है कि आप जो है प्रोफेसर्स की नज़र में अपना इमेज बनाइए।
प्रोफ़ेसर्स की नज़र में जो है अपना अगर आप इमेज बनाएँगे और वो इमेज जो है किस तरह बनेगी, वो इमेज ऑब्वियसली अगर आप असाइनमेंट्स वग़ैरह टाइम पर सबमिट करते हैं, अगर आप जो भी प्रेज़ेंटेशंस वग़ैरह हैं, वो भी अगर टाइम पर देते हैं। इन शॉर्ट ये भी ऐसे जितनी भी कंपल्सरी चीज़ें वग़ैरह होती हैं, अगर आप वो बराबर टाइम पर करते हैं, तो ऑब्वियसली एक टीचर की नज़र में आपकी अच्छी इमेज बन जाएगी कि हाँ, दिस इज़ अ सिंसियर स्टूडेंट। और ये इमेज वगैरह जब बन जाती है तो 50% आपका काम जो है वहीं पर हो जाता है एज़ फार एज़ वाइवा इज़ कंसर्न्ड। 50% काम आपका जो है वहीं पर ईज़ी हो जाता है, यानी वहीं पर ये टीचर वगैरह समझ जाते हैं कि यार ये तो स्टूडियस स्टूडेंट है, इसको क्या ज़्यादा पूछना है, इसको बस कुछ क्वेश्चंस वगैरह करो और छोड़ दो करके। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। आई एम माई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं एज़ फार एज़ सबमिशंस, असाइनमेंट्स, वाइवा, प्रेज़ेंटेशंस आर कंसर्न्ड, तो इसको मैं सीरियसली लेता था, भले ही मेरा भी प्रेज़ेंट अटेंडेंस वगैरह का प्रॉब्लम था। बट स्टिल ये सब चीज़ें कंपल्सरी जो होती हैं, उसमें मैं बिल्कुल भी आगे-पीछे नहीं करता था, तो दैट्स व्हाई एक अच्छी इमेज मेरी बन गई थी। तो ख़ैर बोलना मैं ये चाहता था कि ये सब जो भी चीज़ें हैं, आप जो वाइवा के लिए जो प्रिपरेशन वगैरह करके जाएँगे, तो केस लॉज़ आपको पूछे जाते हैं, एक्ट्स यानी लॉज़ वगैरह जो एप्लीकेबल हो रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग वो पूछे जाते हैं, सेक्शंस वगैरह आपको ऑब्वियसली पूछे ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगेन देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सेक्शंस वगैरह पता होंगे। आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस में प्रोफेसर्स वगैरह ये बोलते हैं कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस मतलब जो आपके थ्योरी पेपर्स वगैरह होते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको ईच एंड एवरी सेक्शन वगैरह पता होना चाहिए। तो वहाँ पर चलेगी बात, लेकिन यहाँ नहीं चलती। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक अच्छे अटायर वगैरह में आप जाइए। अच्छे अटायर का मतलब ये है कि आप देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा सज-धज कर बहुत बेहतरीन कपड़े वगैरह पहन कर जाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। बल्कि आप जो है एक थोड़ा-सा डिसेंट लुक जिसको बोलते हैं, आप अच्छे दिखना चाहिए। और मतलब आपका वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो उस हिसाब का मामला आपके साथ होना चाहिए। तो इसलिए आप अच्छे एक डिसेंट अटायर में वगैरह जो है आप वाइवा देने जाइए। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब देखिए भले ही आप स्टडी वगैरह जो है कुछ कितनी भी अच्छी वगैरह कीजिए, बट इसके बावजूद जो है हमारे जो टीचर्स वगैरह, प्रोफेसर्स वगैरह जो वाइवा लेने के लिए बैठे होते हैं, तो उनको जो है अलग-अलग बोल सकते हैं कंडीशंस में अलग-अलग क्वेश्चंस वगैरह वो लोग करते हैं। हमारे प्रोफेसर्स वगैरह अलग-अलग कंडीशंस में अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो और सिचुएशन वगैरह अलग-अलग क्वेश्चंस वगैरह वो लोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट चीज़ जो समझाना चाहता हूँ, गो लेट मतलब आप वाइवा देने लेट जाइए, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो तो आपको टाइम पे जाना ही है। लेकिन जो जो आपका टर्न होगा, आप उसमें से है ना थोड़ा वेट कीजिए। मगर इवन आपका रोल नंबर अगर पहला फर्स्ट रोल नंबर भी है या 1 टू 10, या बोलने का मतलब ये कि इनिशियल स्टूडेंट्स में आपका अगर रोल नंबर आ रहा है, तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही आप वाइवा देने के लिए चले जाएँ। हाँ, बहुत बार वाइवा देने के लिए जो स्टूडेंट्स पहले देना चाहते हैं, वो पहले देकर जो है चले जाते हैं, और जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा वेट करना है, उनको वेट वगैरह भी करने दिया जाता है। और बोलने का मतलब ये है, जिस तरह से मैं बोल रहा था कि हमारे टीचर्स वगैरह जो है, अलग-अलग वाइवा के हिसाब से अलग-अलग क्वेश्चंस वगैरह फ्रेम करते हैं। तो बोलना मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है वहाँ पर जाइए कॉलेज में, और थोड़ा-सा जो है मतलब वाइवा देने में जो है थोड़ा-सा लेट कीजिए, एंड आस्क अदर्स अबाउट क्वेश्चंस एंड देयर एक्सपीरियंस। तो जिन लोगों को क्या-क्या, मतलब इससे पहले जो लोग वाइवा दिए हैं, उनको क्या-क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं, उनका क्या-क्या एक्सपीरियंस है। तो उस पर से आपको अंदाज़ा आएगा कि कहीं आपको और थोड़ा-सा शॉर्ट में जो है कुछ प्रिपरेशन वगैरह करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आपको वाइवा की आईएमपी वगैरह जिसको बोलेंगे, आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे हैं। और उनके आंसर्स वगैरह भी आप उन्हीं को जो है अगर पूछ सकते हैं, तो पूछिए कि यार इसका आंसर क्या है, बताओ आपने आंसर क्या दिया वगैरह वगैरह। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एज फार एज वाइवा इज कंसर्न। एक अगली चीज़ ये, कैरी अ पेन। अब ये देखिए, ये चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा
कि ये चीज़ कैरी अप इन जो है, नेक्स्ट जो चीज़ है बी कॉन्फिडेंट, स्माइल ऑन फेस वगैरह, इससे किस तरह रिलेटेड है। तो देखिए, बोलने का मतलब ये है कि बी कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि देखिए, यहाँ पर कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में आपको अच्छी तरह पता ही होगा। तो आप जब एंट्री कर रहे हैं तो बिल्कुल एकदम जो है एक पहलवान की तरह बिल्कुल सीना चौड़ा करते हुए आपको नहीं जाना है कि मैम जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए करके, उसको कॉन्फिडेंस नहीं बोलते। दैट इज कॉल्ड एज ओवर कॉन्फिडेंस। तो आपको जो है लो कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपको जो है कॉन्फिडेंस में रहना है। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे, आप बिल्कुल आपके साउंडनेस ऑफ माइंड में रहेंगे, तभी आप, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो तभी आप जो है उसका आंसर वगैरह दे सकेंगे। और अगर आप ऑलरेडी लो कॉन्फिडेंट हैं, तो जो आंसर आपको आते भी हैं, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। तो इसके रिगार्डिंग जो है मैं पहले बोल रहा था कैरी अ पेन। तो पेन वगैरह जो है कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेन जो है कुछ रीजंस की वजह से वहाँ पर लगता भी है। और मतलब फॉर एग्जांपल साइन करने के लिए अटेंडेंस शीट वगैरह पर, तो आप जब जाते हैं और सामने परमिशन लेकर बैठ जाते हैं और आपको बोला जाता है कि साइन करो अटेंडेंस शीट पर, और आपके पास पेन नहीं होता, तो फिर जो एक्सटर्नल वगैरह या फिर जो हमारे प्रोफेसर्स वगैरह जो होते हैं, वो आपको वापस भेज देते हैं कि गो आउट एंड टेक द पेन एंड कम बैक करके, बाहर जाओ पेन लाओ और वापस आओ। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थोड़ा बैड इंप्रेशन जो है यहाँ पर पड़ जाता है, आपका बैड इंप्रेशन। और इस बैड इंप्रेशन की वजह से होता ये है कि उसकी वजह से जो है आपका कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा लूज हो जाता है। आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, लूज हो जाता है। और फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाने के बाद, जैसा मैंने कॉन्फिडेंस होने के क्या क्या फायदे जिसको बोल सकते हैं, और क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस ना होने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो बोलना मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ तक देखिए, ये कॉन्फिडेंस वगैरह आपको होना चाहिए, एंड स्माइल ऑन द फेस एटसेट्रा, ये सब चीज़ों का जो है आपको ख्याल रखना है। इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन का मामला ना हो, इसलिए आपको जो है पेन वगैरह कैरी करना है। यस, एक सजेशन के मोबाइल शुड ऑल्सो बी साइलेंट, मोबाइल वगैरह जो है आपको साइलेंट करना है, ये दिस कैन बी वन ऑफ द गुड सजेशन आप बोल सकते हैं। और स्माइल ऑन फेस का मतलब ये है कि वहाँ पर जो है आपको जोकर की तरह फनी नहीं लगना है। स्माइल ऑन द फेस का मतलब आप अच्छी तरह जानते होंगे कि आपको बस जो है वहाँ पर कूल लगना है, अच्छा दिखना है। और फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन का देखिए ये इम्पोर्टेंस वगैरह समझिए। मतलब अगर आपका जो भी, आपके जो भी टीचर्स वगैरह हैं, वो आपको अगर देखते हैं कि आप ऑलरेडी टेंस्ड हैं, आप टेंशन में हैं या लो कॉन्फिडेंट वगैरह फील कर रहे हैं, तो फिर वहीं पर जो है देखिए, एक वाइवा हो या इंटरव्यू हो, उसका पर्पस क्या होता है आप अच्छी तरह समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपके प्रोफेसर हैं, तो इनके माइंड में जो है आपका इम्प्रेशन, आपका क्या इम्प्रेशन वगैरह जो है हो सकता है, और आपके रिगार्डिंग क्या परसेप्शन वगैरह होता है। तो अगर आप उस परसेप्शन या इम्प्रेशन को अगर आप अच्छी तरह सुधार लेते हैं, देन यू आर सक्सेसफुल। तो बोलना मैं ये चाहता हूँ, यानी देखिए, आप अगर आंसर वगैरह अच्छे भी, मतलब एक टॉपर की तरह अगर आप ना भी दें, बट आपका इंप्रेशन वगैरह जो है थोड़ा सा अच्छा पड़ गया टीचर के माइंड में, प्रोफेसर के माइंड में, या आपका परसेप्शन वगैरह जो है थोड़ा सुधर गया, देन देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको एक अच्छे मार्क्स वगैरह वो टीचर जो है वाइवा में देंगे। तो उसी लिए जो है बैड इंप्रेशन वगैरह, यानी जब आप थोड़ा लो कॉन्फिडेंट वगैरह फील करेंगे या आपके चेहरे पर टेंशन वगैरह अगर दिखाई देगा, तो ऑब्वियसली वो टीचर का, एज फार एज फर्स्ट इंप्रेशन की जहाँ तक बात है, वो मुश्किल में पड़ जाएगी वो सिचुएशन। सो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू बी कॉन्फिडेंट, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू बी कॉन्फिडेंट। तो देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कि अगर आपको मान लीजिए टेंशन आ ही रहा है, एक ये कोई रॉकेट साइंस वगैरह मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस एक कॉमन सेंस की बात वगैरह मैं बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपको अगर टेंशन की जैसी सिचुएशन आपकी होती भी है, तो उस वक्त क्या करना है, जब भी आपका नंबर आने वाला है, आप मान लीजिए आपसे आगे जो है एक
पर्सन है या फिर आप ही नेक्स्ट पर्सन है जो क्लासरूम में एंट्री वगैरह करने वाले हैं। तो आप जो है थोड़ा-सा अच्छी तरह रिलैक्स ब्रीथिंग वगैरह कीजिए। अच्छी तरह लॉन्ग ब्रीदिंग वगैरह करने की वजह से जो है हम रिलैक्स हो जाते हैं और टेंशन वगैरह जो है कम हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस वगैरह जो है इंक्रीज हो जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, बट स्टिल इतनी सिंपल सी बात होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है इसको नहीं समझ सकते। तो मैंने ये आपको मेंशन करना ज़रूरी समझा। और देयर शुड बी स्माइल ऑन द फेस। और एक चीज़ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मुझे लग रही है कि जाने के बाद जो है जो भी टीचर वगैरह हैं उनको ग्रीट कीजिए। ग्रीटिंग ग्रीटिंग मतलब अगर मॉर्निंग चल रहा है तो गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, आफ्टरनून चल रहा है तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग में तो ऑब्वियसली हमारे क्लास कॉलेज वगैरह होते नहीं। तो ग्रीटिंग वगैरह हेलो वगैरह की ग्रीटिंग वगैरह मत कीजिए। और ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने खुद भी जो है ये एक्सपीरियंस किया है। ऑब्वियसली इससे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंप्रेशन वगैरह का मामला जो है थोड़ा सा सुधर जाता है। और मैंने और मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने एक बार एक वाइवा में ये भी नोटिस किया था कि एक पर्टिकुलर वाइवा में मेरे फ्रेंड ने जो है गुड मॉर्निंग बोला था उस एक्सटर्नल वाइवा को। वो भी हमारे कॉलेज के नहीं थे, बाहर के थे, एक्सटर्नल थे। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस अच्छा गया वाइवा देने का और उनको ज़्यादा डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन वगैरह उनको पूछे नहीं गए। उनको इजी क्वेश्चन पूछे गए और उनका वाइवा भी जल्दी हो गया। तो उन्होंने सेम बात मुझे आकर बताई। तो मैंने भी सेम उनको जो है गुड मॉर्निंग कहा और गुड मॉर्निंग बोलने के बाद सेम मेरा भी वैसा ही मामला हुआ। मुझे भी ज़्यादा क्वेश्चंस उन्होंने नहीं पूछे और मेरा मेरा वाइवा भी जल्दी हो गया। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखिए कि गुड आफ्टरनून वाला टाइम चल रहा है और आप अगर मॉर्निंग बोल रहे हैं तो फिर वो आपका जिस तरह आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो बस इस छोटी सी बात का भी ख्याल रखिए। ये हो गया बी कॉन्फिडेंट, स्माइल ऑन द फेस के रिगार्डिंग। अब देखिए बी पोलाइट एंड जेन्युइन। अब देखिए स्माइल ऑन द फेस वगैरह ये सब बातें वगैरह जब भी मैं बोलता हूँ या बी पोलाइट वगैरह, थोड़ा पोलाइट वगैरह बन जाइए वगैरह, मैं जब भी बोलता हूँ तो फिर इसका मतलब ये होता है कि लोग क्या करते हैं। लोग जो है बिल्कुल एक हिंदी वर्ड मैं यूज करना चाहूंगा कि चापलूसी वगैरह जिसको बोलते हैं, यानी मस्का मारना वगैरह जिसको बोलते हैं। तो ये मस्का मारने वाली बात जो है बिल्कुल भी ऐसी ऐसा बिहेवियर आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप जो है बिल्कुल जेन्यून जेन्यून होना चाहिए वहाँ पर। और ऐसा नहीं लगना चाहिए ओवर आप कर रही हैं करके। तो इसका भी आपको अच्छी तरह ख्याल रखना है कि आप जो है जेन्यून लगना चाहिए। और आपका जो पहली बात मैंने जो इसके रिगार्डिंग बोली कि आप जो है पोलाइट लगना चाहिए। पोलाइटली जो है आप बिहेव करना चाहिए वाइवा के उस रूम में। और जेन्यून जैसा मैंने बोला, आप कॉन्फिडेंट जो है अपने आप को फील कराइए, स्माइल वगैरह रखिए ऑन द फेस। लेकिन अ, अगर आप ये सब करते हुए अगर जेन्यून नहीं है तो फिर आपका अगेन बैड इंप्रेशन पड़ेगा। और देखिए जो एक्सटर्नल टीचर्स वगैरह होते हैं ये आप जो है आपके जैसे कई हज़ारों स्टूडेंट्स वगैरह का वाइवा उन्होंने लिया होता है, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। आपके लिए ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वगैरह हो रहा होगा। तो बट उनके लिए जो है ये मान लीजिए हर सेमेस्टर का काम है, हमेशा का काम है। तो वो जो है बराबर पहचान लेंगे आपको कि आप जो है जेन्युइनली बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं करके। तो ये सब चीज़ें वगैरह जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई, इन द सेंस आपको बताई और नीचे जो भी बताने वाला हूँ, तो ये सब इम्प्लीमेंट करते वक्त आपको जेन्युइन रहना ही रहना है। अगर आप जेन्युइन बिहेवियर आपका नहीं होगा तो फिर आपका मामला जो है थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाएगा। इसके बाद अगली चीज़, व्हाट इफ़ यू डोंट नो एनी आंसर। हाँ देखिए आपको ऑब्वियसली ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अगर कभी कभी मान लीजिए, देखिए इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन, यानी अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो सबसे पहले ऐसी नौबत ही नहीं आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए जो है आपको अच्छे से थोड़ा टाइम निकाल कर जो है स्टडी करना होगा। और ये बात जो है कब समझ में आती है, जब आप वाइवा रूम के बाहर जो है आप क्यू में खड़े हुए होते हैं और आप टेंशन ले रहे होते हैं कि यार माइकल जो है टाइम पास मतलब मोबाइल में रील्स घुमाने की बजाय या फिर घर में टाइम पास करने की बजाय थोड़ा सा मैं अगर
थोड़ा-सा टाइम निकाल कर स्टडी कर लेता, तो फिर आज जो है इतना टेंशन का मामला जो है ये नहीं होता। तो ये सब उस वक़्त जो है उतना सब टेंशन वग़ैरह लेने के बजाय जो है आप स्टडी वग़ैरह कर लीजिए। तो ख़ैर ये तो हुआ मतलब प्रिवेंशन। अब अगर आप स्टडी वग़ैरह करने के बाद भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है व्हिच यू आर नॉट एबल टू आंसर, आपको उसका आंसर पता नहीं है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको जो है देखिए सबसे पहले बिल्कुल पोलाइटली आपको बिल्कुल शॉर्ट में बोलना है कि आई एम सॉरी मैम, आई डोंट नो दिस आंसर, बस। तो आपको बस जो है इतना ही उसका आंसर देना है आपको। अब इसलिए मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्या होता है, वो स्टूडेंट्स वगैरह जो है, अब क्वेश्चन जो है पूछा गया है और अगर आप आंसर नहीं देंगे तो फिर वो स्टूडेंट्स वगैरह यानी मान लीजिए कोई टीचर आपको जो वाइवा में है वो क्वेश्चन पूछते हैं और आप बैठे हैं आंसर देने के लिए, आपको आंसर नहीं आता, तो फिर हमारे माइंड में क्या बात आ जाती है कि अगर हम आंसर नहीं देंगे देन द टीचर इज गोइंग टू कट माई मार्क्स। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि देखिए अगर आप गलत आंसर देंगे तो उससे भी बुरा इंप्रेशन जो है उस टीचर का और टीचर के माइंड में आपका पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको जो है बिल्कुल पोलाइटली ये आंसर करना है कि आई एम वेरी सॉरी मैम, आई डोंट नो दिस आंसर, और अगर सर है तो ऑब्वियसली आई एम वेरी सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पर करनी है। और ये ऑब्वियसली कोई थ्योरी पेपर वगैरह तो होता नहीं, क्योंकि थ्योरी पेपर वगैरह में अगर आंसर हमें नहीं भी आता है तो हम आंसर जो है फ्रेम करने की कोशिश करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमें जो है कुछ मार्क्स वगैरह एटलीस्ट थोड़े तो इसके रिगार्डिंग मिल जाएंगे करके। तो यहाँ पर जो है वाइवा में वैसा सीन नहीं होता। वाइवा में ऑब्वियसली आपको अगर आंसर आता है तो आपको आंसर देना है, और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आपको बिल्कुल फ्रैंकली और बिल्कुल पोलाइटली आपको बोलना है कि आई एम वेरी सॉरी मैम, आई डोंट नो द आंसर वगैरह करके। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, जो अगला पॉइंट है कि अगर आपको मान लीजिए एक आंसर आपको पूछा गया, आपने आंसर नहीं दिया, और सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया तब भी जो है आपको अगर आंसर नहीं आता, यानी टू कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट इफ यू डोंट आंसर टू कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस। तो अगर ऐसा मामला है कि जहाँ पर आपका इंप्रेशन अगर बुरा पड़ने जैसा मामला लग रहा है, तो फिर आपको जो है ऐसी सिचुएशन में आपकी मैम या सर वगैरह जो भी वाइवा वगैरह ले रहे हैं उनको बोलना है कि मैम, आई हैव स्टडीड दीज टॉपिक्स, ऑब्वियसली आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट द कंप्लीट सिलेबस। तो मैं पूरा सिलेबस वगैरह जो है मैं नहीं कवर कर सकता था, बट आई हैव स्टडीड दीज टॉपिक्स, सो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ यू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स। तो इस तरह अगर आप बोलेंगे देन ऑब्वियसली देखिए वो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स दे आर मेनी ऑफ द प्रोफेसर्स दे आर वेरी पोलाइट एज फार एज वाइवाज आर कंसर्न। तो वो जो है वो भी सोचते हैं कि यार चलो एक और चांस जो है इस पर्सन को, इस कैंडिडेट को, इस स्टूडेंट को देना चाहिए करके। तो अगर आप इस तरह पोलाइटली और बिल्कुल जेन्युइनली अगर बोलेंगे, और ऐसी सिचुएशन में जब वो क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं और आपको आंसर नहीं आता है, सो मैम आई एम वेरी सॉरी, जैसा कि मैंने अभी कहा, मैम आई एम वेरी सॉरी, आई वॉज नॉट एबल टू कवर कंप्लीट सिलेबस, बट स्टिल आई हैव स्टडीड दीज टॉपिक्स। तो जो जो टॉपिक्स वगैरह आपने पढ़े हैं या अगर कम भी टॉपिक्स पढ़े हैं तो वो भी आपको बताना है, आई एम वेरी सॉरी, आई वाज एबल टू स्टडी दीज टॉपिक्स ओनली, सो आई विल बी वेरी थैंकफुल इफ़ यू आंसर इफ़ यू आस्क मी क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स वगैरह करके इस तरह अगर आप पूछेंगे देन ऑब्वियसली आपके टीचर जो है उसको एंटरटेन करेंगे और आपको उन्हीं टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे। तो ये भी एक सिचुएशन होती है जिसको किस तरह हैंडल करना है जब आप दो कंसेक्यूटिव आंसर्स वगैरह यू वर नॉट एबल टू आंसर, तो इसको जो है किस तरह टैकल करना है ये भी एक स्टूडेंट को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, थोड़ा जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपका परसेप्शन वगैरह जब आप इंटरव्यू में, अच्छा इंटरव्यू बोल रहा हूँ मैं, इंटरव्यू हो या वाइवा हो, अगर आपका परसेप्शन जो है अगर अच्छा बन जाता है आपके वाइवा के प्रोफेसर के माइंड में, तो ऑब्वियसली देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो आपको अच्छे मार्क्स दें। तो देखिए परसेप्शन का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल वगैरह आपको दूंगा।
एग्जांपल आपको देने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, एक रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। आई होप कि ये रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस क्या होती है आपको पता होगा, और अगर पता नहीं है तो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है वो रिट इस उस रिट को बोलते हैं, मतलब वी हैव स्टडीड 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। आई होप कि आपको पता होंगे, बट स्टिल रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस किसको बोलते हैं? हेबियस कॉर्पस उस रिट को बोलते हैं जिसको इलीगल डिटेन वगैरह के लिए, इलीगल डिटेन वगैरह के अगेंस्ट, इलीगल डिटेन हो, इलीगल अरेस्ट हो, अगर ऐसा मामला वगैरह होता है तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप जो है कोर्ट में, जो पर्सन बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है, वो कंप्लीटली निर्दोष है, तो ऐसे पर्सन को छुड़ाने के लिए रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस वगैरह फाइल किया जाता है। और जैसा कि देयर हैव बीन सो मेनी केसेस कि पुलिस जो है क्या करती है, एक पर्सन जो जिसका उस क्राइम से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं होता, पर्सन क्या करती है, पुलिस क्या करती है उस पर्सन को, अगर पुलिस की जो है उस पर्सन के साथ कुछ दुश्मनी है, तो पुलिस क्या करती है, उस पर्सन को इलीगली अरेस्ट करती है। या इसके अलावा, अगर अपार्ट फ्रॉम पुलिस, अगर कोई इलीगली एक प्राइवेट पर्सनल मामला भी अगर है, किसी पर्सन को मान लीजिए उसके फैमिली वाले वगैरह ही अगर इलीगली घर में जो है बांध कर रखते हैं या फिर कमरे में बंद करके रखते हैं, तो उस केस में भी आप रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस वगैरह फाइल कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो है मैं कंसेप्ट इसके बारे में जो है एक्सप्लेन कर रहा था। अब देखिए, हमारा वाइवा जो है एक बार चल रहा था, और एक मेरा फ्रेंड था, उसने जो है बिल्कुल भी स्टडी नहीं की थी, और वो जो है बस उसी तरह ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट, कि वो जो है क्यू में खड़ा हुआ था, जो वाइवा की क्यू वगैरह थी, और वो जो भी स्टूडेंट्स वगैरह बाहर आ रहे थे उनको पूछ रहा था कि क्या क्वेश्चंस वगैरह चल रहे हैं और ज़रा आप आंसर्स वगैरह उसके बता दो, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू वगैरह, इस तरह वो बोल रहा था। तो उसको जो है पूछा गया कि 5 टाइप्स ऑफ रिट्स वगैरह पूछे जा रहे हैं, तो उसमें जो है हेबियस कॉर्पस वगैरह है, ये है वो है वगैरह। तो उसने जो है वहाँ ठहरे ठहरे याद कर लिया, और वो बोला कि मतलब रिट ऑफ हेबियस का यानी मेन बात जो मैं बोलना चाहता हूँ आपको, कि उसको, मेरे फ्रेंड जो बगैर कुछ पढ़े हुए, मतलब उसने कुछ भी स्टडी वगैरह नहीं किया था और आकर वो ठहर गया था, उसको जो है ये एक्सप्लेन किया गया कि अरे भाई तुमको रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस नहीं मालूम क्या? तो वो जो है एक अजय देवगन की किसी मूवी के बारे में, दृश्यम आई थिंक, दृश्यम के बारे में जो है वो बताता है कि देखो आपने दृश्यम मूवी वगैरह तो देखी होगी, तो उसमें जो है वो अजय देवगन वगैरह के पास एक मर्तबा कैंटीन में एक बूढ़ा बूढ़ी वगैरह आकर बैठे हुए थे। तो वो बूढ़ा-बूढ़ी बोलते हैं कि मेरे बेटे को या फिर सो एंड सो पर्सन को इल्लीगली पुलिस वाले ने डिटेन किया है। तो फिर अजय देवगन बोलता है कि आप जो है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल करो करके। यानी अजय देवगन ने भी उस मूवी में किसी दूसरी मूवी में ये देखा है करके, इस तरह वो बोल रहा होता है। तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल करने की वजह से आपका बेटा वगैरह जो भी है बिल्कुल छूट जाएगा करके, इस तरह का सजेशन जो है वो अजय देवगन देता है। तो मेरे उस फ्रेंड ने क्या किया, बिल्कुल ये पूरे का पूरा, जब ऑब्वियसली उसको भी जो है जो भी इनिशियली क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए वो उसको नहीं आते थे, और उसने भी ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट ये वाला जो मैंने आपको बताया, कि जब बार बार क्वेश्चंस वगैरह पूछने के बाद भी आपको नहीं आ रहा, तो उसने यही कहा कि मैम आई नो रिगार्डिंग रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, सो शुड आई आंसर करके, इस तरह उसने कहा। तो मैम ने बोला ओके आंसर द क्वेश्चन। सो मैम, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज रिगार्डिंग इलीगल अरेस्ट एंड इलीगल डिटेंशन, वी कैन गेट रेमेडी एटसेट्रा एटसेट्रा, एज यू मे बी नोइंग दैट अजय देवगन, तो इसने बाकायदा वो मूवी का एग्जाम्पल जो है इसमें यहाँ पर दिया कि अजय देवगन सजेस्ट टू बोथ the elder people, the husband and wife, that if you want to release your son, then you will have to file writ of habeas corpus and this is going to solve your problem वगैरह करके। तो अब ये जो है सुनने के बाद, वो मैम जो वाइवा ले रही थी वो जो है थोड़ा सा हंसने लग गई, मतलब वो एक फनी मोमेंट, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है, थोड़ा सा जो है फनी मोमेंट जो है बन गया मैम के वास्ते, थोड़ा सा टेंशन ऑफ रिलीज, टेंशन ऑफ बर्डन, अब उनको भी इतनी देर बैठ बैठ के बोल रहा होता है, तो एक लाइटर मोमेंट जो है वहां पर क्रिएट हो गया।
तो उसकी वजह से ऑब्वियसली मेरे उस फ्रेंड को जो है उस वाइवा में थोड़ा-सा अच्छे मार्क्स वगैरह थोड़े से मिल गए। तो बोलने का मतलब ये है कि थोड़ा-सा लाइटर मोमेंट वगैरह क्रिएट करने का ट्राई कीजिए। अब देखिए, इस चीज़ को भी थोड़ा-सा बिल्कुल लिमिट में करना होता है। आप बिल्कुल जो है कभी-कभी कुछ लोग ऐसा करने के ट्राई करते हुए जो है क्या करते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़नी बनने की कोशिश कर जाते हैं, मतलब ओवर कर जाते हैं और आप ओवर करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके लिए बुरा होगा। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको जो है ओवर नहीं करना है, अप टू सम लिमिट वगैरह करना है। और इस तरह आप अगर कुछ फ़नी टाइप का एग्ज़ाम्पल वगैरह देकर भी आप आपका आंसर वगैरह दे सकते हैं, देन यू विल हैव टू ट्राई इट। तो ये जो है कुछ चीज़ें वगैरह थी। और देखिए, जहाँ तक वाइवा जो है किस टॉपिक पे होने वाला है, ये तो ऑब्वियसली आपके प्रोफ़ेसर्स वगैरह ही आपको बता सकते हैं ऑब्वियसली। वो तो वही डिसाइड करते हैं कि क्या-क्या सिलेबस वगैरह होने वाला है। तो आप जो आपके क्लासमेट्स वगैरह दूसरे जो भी हैं, आप उनको पूछ सकते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक्स पर ये वाइवा वगैरह होने वाला है और उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक जो टिप्स वगैरह मैंने ख़ास ये मेरे पर्सनल टिप्स हैं, किसी यूट्यूब वीडियो या फिर यहीं यहाँ से वहाँ से इंटरनेट वगैरह से लिए हुए टिप्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं हैं। आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। तो लेट इट बी। ये कुछ टिप्स थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज ये मैं कवर करना चाहता था सिलेबस वगैरह स्टार्ट करने से पहले। तो बस आखिरी बार जो है मैं और एक बार इन सभी टिप्स को रिपीट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको ये सभी चीज़ें वगैरह जितनी भी हैं, ऐसे तरह की सिचुएशंस वगैरह में मुश्किल ना आए, इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टडी थोड़ा-सा टाइम निकाल कर जो है आपको स्टडी करना ही करना है। आपको जो है थोड़ा-सा टाइम निकाल कर स्टडी करना ही करना है। तभी आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा और स्टडी करने की वजह से ऑब्वियसली रास्ते आसान हो जाते हैं एज़ फार एज़ वाई-वाई इज़ कंसर्न्ड। दूसरी चीज़, स्टडी जो है आपको किस तरह करना है, केस लॉज़, एक्ट, सेक्शंस, प्रोफ़ेसर का नेम। ये प्रोफ़ेसर का नेम हालाँकि स्टडी से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हमारा एक वाइवा भी हुआ था और उसमें भी ऑब्वियसली कुछ प्रोफ़ेसर्स वग़ैरह सबसे पहले ये बताओ कि मेरा नाम क्या है करके इस तरह पूछ रहे थे। तो इस तरह जो है आपको केस लॉज़ वग़ैरह पर फ़ोकस करना है, जो लॉ वग़ैरह एप्लीकेबल होता है उस टॉपिक के रिगार्डिंग वो आपको आंसर करना है। और सेक्शंस वग़ैरह तो ऑब्वियसली पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा जो आपका अटायर वग़ैरह, जो आपका पहनावा वग़ैरह होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल एक दावत की जैसा, एक पार्टी के जैसा आप बिल्कुल सज-धज कर जाइए, नो। आप बस जो है खराब नहीं लगना चाहिए, आप डिसेंट लगना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि गो लेट फॉर द वाइवा एंड आस्क अदर्स अबाउट क्वेश्चंस एंड देयर एक्सपीरियंस। तो आपको जिस तरह मैंने कहा कि क्यू में खड़े होकर ही जो है सभी दूसरे जो भी लोग वाइवा देकर आ चुके हैं या आ भी रहे हैं, तो उनको पूछना है कि क्या-क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे हैं। वो क्वेश्चन ऑब्वियसली एक आईएमपी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा कैरी अ पेन, पेन कैरी नहीं करने की वजह से ऑब्वियसली क्या-क्या होता है, वो मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। उसके अलावा बी कॉन्फिडेंट, स्माइल ऑन फेस। कॉन्फिडेंस के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको समझाई कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट एकदम सीना फैलाकर पहलवान की तरह वगैरह नहीं जाना है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये स्माइल ऑन द फेस के रिगार्डिंग कि थोड़ा-सा आप कंफर्टेबल दिखना चाहिए। इस तरह का स्माइल वाला मामला जो है आप करना चाहिए एज़ फार एज़ योर वाइवा इज़ कंसर्न्ड। बी पोलाइट, आपको पोलाइटली आंसर करना है और जेन्युइन आपको लगना ही लगना है। ये सभी पार्ट जितने भी पॉइंट्स वगैरह मैंने आपको एक्सप्लेन किए, वो सभी काम जो है आपको बिल्कुल जेन्युइन लगने के हिसाब से ही करना है। आप एक फेक पर्सन वगैरह जो है वहाँ पर दिख कर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इफ यू डोंट नो एनी आंसर। अगर आपको कोई आंसर वगैरह जो है नहीं आता है, तो फिर क्या करना है, सीधा-सीधा बोल देना है कि नो मैम, आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट नो दिस आंसर। शॉर्ट में बिल्कुल बोल देना है। ये इसमें भी जो है मैं जो है आंसर नहीं जानता। ये बोलने के लिए भी जो है आपको बिल्कुल एकदम लंबा-चौड़ा जवाब नहीं देना है। नो मैम, एक्चुअली आई वाज़ वेरी बिज़ी और आई वाज़ नॉट एबल टू स्टडी, आई वाज़ सिक, सो दैट्स व्हाई आई डोंट नो दिस आंसर वगैरह-वगैरह। उतना एंटरटेन करने का कैपेसिटी वगैरह जो है उस टीचर के पास
उस वाइवा के प्रोफ़ेसर के पास नहीं होता। अगली बात ये है कि अगर आप जो है 2-2 कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस वगैरह यू आर नॉट एबल टू स्टडी, तो ऐसी सिचुएशन में जो है आपको क्या करना है? तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली आपको अगर आप 2-2 क्वेश्चंस वगैरह के आंसर्स वगैरह नहीं दे सकते, तो जैसा मैंने आपको कहा कि आपको आपने जो-जो भी पढ़ा है, अब देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए 2 क्वेश्चंस बिल्कुल छोटे-छोटे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं आपको, और 2 क्वेश्चंस वगैरह मैम अगर पूछ रही हैं और उसके बावजूद भी आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो बिल्कुल छोटे-छोटे क्वेश्चंस थे, तो मैम हैज़ नॉट बिकम सो इरिटेटेड, और उतना मैम का मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं आई है, एंड यू आर कॉन्फिडेंट, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि तीसरा क्वेश्चन भी अगर सुनकर लेंगे तो फिर बेहतर होगा, और तीसरा क्वेश्चन अगर नहीं आता तो फिर आपको अगर बोलना ठीक लग रहा है कि नहीं मैम मैंने तो बस इतना सिलेबस पढ़ा है, आई विल बी वेरी थैंकफुल इफ यू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दीज सिलेबस दीज टॉपिक्स वगैरह करके, तो आप जो है तीसरे क्वेश्चन के लिए भी वेट कर सकते हैं, लेकिन अगेन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। और लास्ट चीज़ जो मैंने आपको बताई कि परसेप्शन, परसेप्शन जो आपका बनता है वो आपने अगर मान लीजिए थोड़ी स्टडी वगैरह अगर आप कम भी करके आए हैं, अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्शनली, वैसे मैं जो है देखिए इस पूरे सभी टिप्स वगैरह को बिल्कुल भी एक इमोरल टाइप में आप बिल्कुल भी नहीं लीजिए। यानी मैं आपको ये सब बोलने के लिए ये टिप्स वगैरह, यानी इस हिसाब से मैं आपको ये सब टिप्स नहीं टीच कर रहा हूँ कि आप जो है आपको स्टडी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है बिंदास जाइए और जाकर आप जो है ये टिप्स वगैरह के बेसिस पे अच्छे मार्क्स वगैरह पा सकते हैं। दिस इज़ नॉट माय मैसेज टू कन्वे हियर। आई शुड बी वेरी क्लियर एंड यू पीपल आल्सो शुड बी वेरी क्लियर। बस ये बिल्कुल जितने भी मेथड्स वगैरह मैंने आपको बताए हैं, ये बिल्कुल भी एक मॉरल वे में मॉरल वे की बाउंड्री में होकर आप किस तरह अच्छा वाइवा दे सकते हैं, ये कन्वे करने के लिए मैंने ये सभी पॉइंट्स वगैरह आपको टीच किए हैं। उसी तरह ये परसेप्शन वाला पॉइंट कि थोड़ा-सा लाइटर मोमेंट वगैरह जो है, यानी थोड़ा-सा फ़नी मोमेंट वगैरह क्रिएट करने की आप कोशिश कीजिए, बट यू शुड नॉट बी सो मच फ़नी, यू शुड बी विद इन द बाउंड्री। तो ये आज के कुछ टिप्स वगैरह थे। तो आई वुड तो ये हाँ, सबसे पहले आज मैं ये करना चाहता था कवर। अब इसके बाद जो है हम आज का जो सिलेबस है, जो आज हम फैमिली लॉ स्टार्ट करने वाले थे, तो अब तक हमने जो है सक्सेसफुली 2 सब्जेक्ट्स वगैरह कवर कर लिए हैं। अब जो फैमिली लॉ वगैरह कवर करना है, स्टार्ट करना है, वो हम आज से स्टार्ट करेंगे, और फैमिली लॉ के रिगार्डिंग बैकग्राउंड वगैरह क्या है, मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया। मतलब फैमिली लॉ ऑब्वियसली ज़्यादा बैकग्राउंड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके नाम पर से समझ में आता है कि फैमिली लॉ में क्या-क्या पढ़ाया जा सकता है। तो एंड अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आपके एग्ज़ाम्स वगैरह आने वाले हैं और 4 सब्जेक्ट्स वगैरह कवर करना है। तो देखिए दैट्स नॉट एन इश्यू फॉर मी एट ऑल। तो आपको भी जो है टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिस्टमैटिकली आपके सभी सब्जेक्ट्स वगैरह जो है कवर होंगे, और दैट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो भी एग्ज़ाम के पहले-पहले तक इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कवर हो जाएँगे। सो लेट्स वेट, आई विल शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। हमने कल देखा था। सो नाउ लेट्स क्विकली बिगिन विथ टुडेज़ न्यू टॉपिक, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बोल रहे थे कि स्कूल्स आर डिफरेंट एंड सोर्सेस आर डिफरेंट। तो देखिए स्कूल्स किसको बोलते हैं, एंड आई होप यहाँ से जो है आपको कंप्लीट डिटेल्स वगैरह विच यू आर एक्सपेक्टिंग, आपको यहाँ से उसकी कंप्लीट डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। तो देखिए व्हाट आर द स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म करके इस तरह का इस टॉपिक पर से भी जो है क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द ये डेफिनेशन ऑफ हिंदू लॉ वगैरह जो है आपको यहाँ पर थोड़ा-सा शॉर्ट में लिखना है कि हिंदू लॉ वगैरह या नोट्स में वगैरह मैंने डिटेल में इसके बारे में आपको दिया है कि इंट्रोडक्शन में आपको ऑब्वियसली क्या-क्या लिखना है। और हिंदू लॉज़ वगैरह के सोर्सेस वगैरह भी क्या हैं, यहाँ पर भी आपको जो है थोड़ा-सा शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। इस स्कूल्स ऑफ हिंदुइज़्म का जो ये
क्वेश्चन आएगा। तो इसमें यहाँ पर भी बिल्कुल शॉर्ट में कि बिल्कुल वेदास होते हैं, वेदास के टाइप्स वगैरह भी जो हैं यहाँ पर इस स्कूल वाले क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए मैं ये बोलना चाहूँगा ये स्कूल्स का मतलब क्या होता है कि ये क्या ये कोई इंस्टीट्यूशन है? क्या ये कोई स्कूल, कॉलेज वगैरह जिस तरह होते हैं कि क्या उस तरह है? देखिए, स्कूल्स का मतलब होता है स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट मतलब जो समुदाय जिसको हमारे हिंदी ज़बान में बोलते हैं। आप जैसा आप देखते होंगे कि अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट वगैरह मतलब आइडियोलॉजी के बेसिस पर आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी के बेसिस पे जो अलग-अलग सेक्शंस वगैरह किसी रिलीजन में बन जाते हैं, उनको बोलते हैं स्कूल ऑफ थॉट। उनको बोलते हैं स्कूल ऑफ थॉट। तो ये स्कूल वैसे सभी लोगों को मालूम होगा बट फिर भी अब किसी को कन्फ्यूज़न ना हो जाए उस हिसाब से स्कूल का मतलब यहाँ पर ये है कि स्कूल ऑफ थॉट ये स्कूल कोई स्कूल कॉलेज वाला स्कूल नहीं है। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि यहाँ पर आपको थोड़ा शॉर्ट में सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ वगैरह यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद जो ब्रॉडली क्लासिफाइड स्कूल्स वगैरह हैं हिंदू लॉ में, वो है मिताक्षरा स्कूल एंड दयाभगा स्कूल। और देखिए, सबसे पहले मिताक्षरा स्कूल की जहाँ तक बात है, मिताक्षरा स्कूल का ओरिजिन ये कहाँ से आया है? ये ऑन द बेसिस ऑफ कमेंट्री बाय विजनेश्वरा। ये विजनेश्वरा जो है एक स्कॉलर थे हिंदुइज़्म के, उनकी कमेंट्री के बेसिस पर जो है ये मिताक्षरा स्कूल ओरिजिन हुआ है, मिताक्षरा स्कूल का ओरिजिन हुआ है। और ये जो है देखिए कहाँ एप्लीकेबल है, मतलब कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से स्टेट्स में ये मिताक्षरा स्कूल वगैरह फ़ॉलो होता है और कहाँ-कहाँ दयाभागा स्कूल फ़ॉलो होता है, ये भी हम देखेंगे। ये देखिए बेसिकली जो है पूरे इंडिया में कुछ स्टेट्स वगैरह छोड़कर यानी कुछ गिने-चुने स्टेट्स में जो है दयाभागा स्कूल जो है वो फ़ॉलो होता है। यानी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको अच्छी तरह मेमोराइज़ हो, अच्छी तरह समझ में आए। जहाँ तक देखिए दयाभागा स्कूल की बात है, ये कहाँ-कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो ये जो है सिर्फ़ बंगाल एंड असम तो सिर्फ़ ये 2 स्टेट्स में वगैरह जो है ये दयाभागा स्कूल वगैरह फ़ॉलो होता है। रिमेनिंग पूरे के पूरे इंडिया में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मिताक्षरा स्कूल जो है फ़ॉलो होता है, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो आप जो है सिर्फ़ अगर इतना भी लिखेंगे कि मतलब मिताक्षरा स्कूल कहाँ फ़ॉलो होता है? ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बंगाल एंड असम, वहाँ पर मिताक्षरा स्कूल फ़ॉलो होता है। इस तरह भी अगर लिखेंगे देन दैट इज़ सफिशिएंट। अब इसके रिगार्डिंग देखिए इसके फीचर्स वगैरह क्या-क्या हैं। हम बेसिकली डिटेल में इसके दोनों के क्या-क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे कि मिताक्षरा स्कूल के क्या-क्या डिफरेंस हैं मिताक्षरा स्कूल में और दयाभागा स्कूल वगैरह में। बट स्टिल यहाँ पर थोड़े फीचर्स उसके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का कांसेप्ट होता है। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हम डिटेल में इसको देखेंगे कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी वगैरह। फिर उसके बाद इनहेरिटेंस यहाँ पर जो प्रॉपर्टी में जो हिस्सा मिलता है, वो जो है बिल्कुल चाइल्ड की बर्थ से ही यहाँ पर चाइल्ड को उसमें प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा वगैरह जो है दिया जाता है, बिल्कुल बर्थ से ही। उसके कुछ सब स्कूल्स वगैरह हैं, जैसा कि बनारस है, फिर मिथिला है, महाराष्ट्र है, द्राविड़ा है वगैरह। ये जो है इस मिताक्षरा स्कूल के सब स्कूल्स हैं। आई होप कि ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट वन। अब देखिए दया भगा स्कूल जैसा कि हमने कल देखा था कि ये जो है कमेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ कमेंट्री बाय जिमुत वाहाना। ये नाम आपको अच्छे से याद भी रखना है और इसकी स्पेलिंग, प्रोनंसिएशन वगैरह ये सब आपको बराबर मेंटेन करना है सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर इन योर वाइवास प्रेजेंटेशंस एटसेट्रा। तो ये जो है उसका ओरिजिन है। ये जो है उसका ओरिजिन है। अब देखिए जियोग्राफिकल स्प्रेड जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिर्फ़ 2 स्टेट्स में, एक बंगाल है और दूसरा आसाम हो गया। तो सिर्फ़ ये 2 स्टेट्स में ये दयाभागा स्कूल जो है फ़ॉलो होता है, ये आइडियोलॉजी फ़ॉलो होती है। अब इसमें क्या-क्या फ़ीचर्स हैं? तो यहाँ पर देखिए जो इनहेरिटेंस मिलता है, जो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, वो फादर की डेथ के बाद ही मिलता है। जैसा कि वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर जब चाइल्ड का बर्थ होता है, तभी जो है उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। नो इन्हेरेंट जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी वगैरह का कोई भी कांसेप्ट नहीं है।
ग्रेटर राइट्स फॉर डॉटर्स, तो यहाँ पर देखिए भले ही यहाँ पर बाय बर्थ वगैरह प्रॉपर्टी में राइट्स वगैरह नहीं मिलता यहाँ पर, लेकिन डॉटर्स को प्रॉपर्टी में राइट्स वगैरह दिए जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली दया भागा जो स्कूल हैं उसमें बेसिकली पहले से जो है जहाँ तक लेडीज वगैरह होती हैं, डॉटर्स हैं या वाइफ वगैरह है, उनको ये सब प्रॉपर्टी वगैरह नहीं दी जाती। तो ये जो है एक बेसिक डिफरेंस है as far as features are concerned in between मिताक्षरा स्कूल एंड दयाभागा स्कूल। ये दोनों में जो है कुछ दोनों का शॉर्ट में हमने इंट्रोडक्शन भी देखा और कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं वो भी देखा, और उसके फीचर्स वगैरह भी हमने देखे। जस्ट अ मिनट। अब देखिए दोनों में जो है क्या क्या डिफरेंस है, दोनों में जो है डिफरेंस क्या क्या है। सबसे डायरेक्टली जो है हम डिफरेंसेस वगैरह क्या क्या है, तो इतने सारे डिफरेंसेस वगैरह मैं आपको लेके आया हूँ आपके लिए। अब ये डिफरेंसेस देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरीके से आप इसको एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिफरेंसेस वगैरह अगर आपको पूछे जाते हैं कि राइट डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा स्कूल एंड दया भागा स्कूल वगैरह, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऑब्वियसली इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए ऐसा डिफरेंस वाला क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप जो है बस मिताक्षरा स्कूल दया भागा स्कूल आप जब भी लिखेंगे तो ये पॉइंट मिताक्षरा स्कूल के पहले आप लिख सकते हैं, ये सभी टॉपिक्स वगैरह को मेंशन करते हुए फिर उसके बाद दया भागा स्कूल वगैरह इस तरह आप डिटेल में लिख सकते हैं। तो दोनों के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको मिल जाए इस हिसाब से दोनों के डिटेल्ड पॉइंट्स वगैरह मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। तो ओरिजिन की जहाँ तक बात है हम अभी देख चुके हैं कि ये मिताक्षरा स्कूल वगैरह जो है विजनेश्वरा की कमेंट्री के बेसिस पे ये ओरिजिन हुए हैं मिताक्षरा स्कूल। और जहाँ तक दयाभागा स्कूल है ये जो है जिमुत वाहना इनकी कमेंट्री के बेसिस पे ओरिजिन हुए हैं। एप्लीकेबिलिटी जैसा कि मैंने आपको कहा फॉलोड अक्रॉस इंडिया एक्सेप्ट बंगाल एंड आसाम, वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और दयाभागा स्कूल की जहाँ तक बात है प्राइमरीली फॉलोड इन बंगाल एंड आसाम, एज सिंपल एज दैट। अब देखिए इसके बाद इनहेरिटेंस की जहाँ तक बात है तो इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग यहाँ पर इनहेरिटेंस बाय सर्वाइवरशिप। अब देखिए ये सर्वाइवरशिप वगैरह का मतलब क्या है, तो जब वो पर्सन सर्वाइव कर रहा है, जब क्या वो पर्सन क्या कर रहा है सर्वाइव कर रहा है तभी उसको जो है प्रॉपर्टी में राइट्स वगैरह उसके दिए जाते हैं। और यहाँ पर सक्सेशन मैं डिटेल में समझाऊंगा दोनों को। इनहेरिटेंस बाय सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब ये है कि जब उस पर्सन की डेथ हो जाती है और फिर सक्सेशन यानी उसके बाद वाले जो भी उसके रिलेटिव्स वगैरह हैं उसके बेसिस पे इस दयाभागा स्कूल में प्रॉपर्टी में राइट्स वगैरह दिए जाते हैं। सर्वाइवरशिप का मतलब ये है देखिए, अब ये जो है मान लीजिए ये है फादर, अब इस फादर का एक सन है, उसका भी एक सन है और उसका भी एक सन है। तो इस तरह इस पर्सन को मिलाकर जो है ये 3 जनरेशंस वगैरह तक ये प्रॉपर्टी वगैरह जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है। आई होप कि आपको जो है अच्छी तरह ये बात समझ में आ गई होती, यानी जब ये मान लीजिए ये चाइल्ड जो है पैदा हुआ, जब ये चाइल्ड सर्वाइव कर रहा है तो तभी से जो है इसको प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाता है। मान लीजिए इनकी प्रॉपर्टी वगैरह अगर है 100 एकर्स ऑफ लैंड अगर मान लीजिए इनके पास है तो फिर ये इक्वली इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। 25 इनको जाएगी और इसी तरह 25 इनको भी जाएगी, 25 इनको और 25 इनको। तो इस तरह से जो है ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है। तो जिस तरह मैंने कहा इनको जो इसको जो है कर्ता बोलते हैं, कर्ता जो जो हेड ऑफ द फैमिली वगैरह होता है इसको क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। ये आगे भी आएगा आपको। तो इस तरह इक्वली ये प्रॉपर्टी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब ये लोग सर्वाइव कर रहे होते हैं तभी इनको प्रॉपर्टी उनकी मिल जाती है। इसलिए जो है इस सर्वाइवरशिप वाला ये कंसेप्ट यहाँ पर मिताक्षरा स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब देखिए मान लीजिए सेम फैमिली स्ट्रक्चर है, एक फादर है, उसका सन है, उसका भी सन है और उसका भी सन है। तो ये यहाँ पर जो है सर्वाइवरशिप वगैरह का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करेगी, ये हेड ऑफ द जो फैमिली है
उसी की उसी को जो है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बिलॉन्ग करेगी। जब इसकी डेथ हो जाती है तो फिर ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी इस यानी इस फादर के सन के पास आएगी। फिर जब इसकी डेथ होगी तो फिर यहाँ से प्रॉपर्टी यहाँ एलिनेट होगी। जब इसकी डेथ होगी तो यहाँ से यहाँ, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन जो है ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है। आई होप कि ये पॉइंट बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। राइट बाय बर्थ, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, सन्स एक्वायर अ राइट बाय बर्थ इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। बाय बर्थ ही जो है प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। सन्स डू नॉट एक्वायर अ राइट बाय बर्थ, इनहेरिटेंस ऑकर्स आफ्टर डेथ। तो इनहेरिटेंस अगर प्रॉपर्टी में डेथ आपको मिलेगा तो वो कब मिलेगा? वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो प्रॉपर्टी जिसने एक्वायर्ड की है उनके डेथ के बाद ही उसमें राइट्स वगैरह आपको मिलेंगे। अब को-पार्सनरी, को-पार्सनरी का मतलब हम मैं जो है आपको डिटेल में बाद में बताऊँगा, बट तब तक अभी इतना बस याद रखिए कि प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेकर जो है बिल्कुल अलग हो जाना, यानी प्रॉपर्टी में हिस्से की डिमांड करना और वो हिस्सा लेकर अलग हो जाना, बेसिकली इसको इसका मीनिंग होता है को-पार्सनरी। आप बोल सकते हैं कि ये को-पार्सनर बेसिस पर जो है किसको राइट्स वगैरह दिए जाते हैं मिताक्षरा स्कूल में। सबसे पहले ओनली मेल मेंबर्स, जो मेल मेंबर्स वगैरह होते हैं उन्हीं को प्रॉपर्टीज़ में हिस्सा वगैरह मिलेगा, वही जो है क्या होंगे, को-पार्टनर्स वगैरह होंगे। और यहाँ पर तो दया भागा स्कूल में जो है को-पार्टनरी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आपके लाइफ में आपको प्रॉपर्टी मिल ही नहीं रही है। आपकी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी मतलब जो आपको दी जाएगी वो मतलब कब मिलेगी? जब एंसेस्टर वगैरह जो हैं उनके डेथ के बाद ही आपको वो प्रॉपर्टी वगैरह मिलेगी। तो जब आपको प्रॉपर्टी ही नहीं मिलेगी, तो आप क्या डिमांड करोगे कि मुझे जो है मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, मैं हिस्सा लेकर अलग होना चाहता हूँ करके। तो यहाँ पर जो है दया भागा स्कूल में को-पार्टनरी वगैरह का कोई कंसेप्ट एक्सिस्ट नहीं करता। अब जहाँ तक पार्टीशन की जहाँ तक बात है, पार्टीशन कैन बी अमेंडेड बाय एनी को-पार्टनर, sorry, demanded. Partition can be demanded by any co-partner even during the father's lifetime. फादर जो भी है, जो कर्ता जिसको बोलते हैं, उनके लाइफ टाइम में भी जो है ये क्या किया जाता है, पार्टीशन की डिमांड की जाती है, जैसा मैंने आपको बताया था। पार्टीशन ऑकर्स ओनली आफ्टर डेथ ऑफ द फादर। ये वही पॉइंट थोड़ा घुमा फिरा कर यहाँ पर पार्टीशन के रिगार्डिंग बताया गया है। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विशेस बिटवीन एंसेस्ट्रल एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब देखिए ये कॉमन सेंस की बात है कि भले ही ये 100 एकर्स वगैरह जो है ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह है, लेकिन बात दरअसल ये है कि ये जो सन है ये भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जॉब वगैरह करेंगे, और उसी तरह ये सभी लोग भी जो है अपनी अपनी तरह अपनी अपनी बेसिस पर जॉब वगैरह करेंगे। तो ये लोग जो है जो प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर करेंगे अपने अपने तौर पर अपनी मेहनत के बेसिस पे जो है, जो प्रॉपर्टी जिसको सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं, दोनों में जो है फ़र्क होगा। उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पार्टीशन, इसके पार्टीशन में दोनों में कंप्लीटली डिफरेंस होगा। यहाँ पर दया भागा स्कूल में नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। आई होप कि ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में डिफरेंस वगैरह नहीं होगा। अब ये नेक्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन, इसका मतलब ये होता है सन्स हैव अ पायस ऑब्लिगेशन टू पे ऑफ देयर फादर्स डेथ्स। तो ये डेब्ट्स का मतलब ये होता है कर्ज, जो भी फादर का कर्ज वगैरह होता है वो बच्चों को, उनके बेटों को वगैरह पे करना, ये ऑब्लिगेशन हो जाता है किसमें, मिताक्षरा स्कूल में। सन्स आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू रीपे द फादर्स डेब्ट्स अनलेस फॉर फैमिली बेनिफिट। तो सिर्फ फैमिली बेनिफिट वगैरह के रीज़न को छोड़कर जो है दूसरे रीज़न वगैरह से सन्स वगैरह पर जो है फादर के कर्ज वगैरह का बोझ यहाँ पर इस दया भागा स्कूल में नहीं है। राइट्स ऑफ वुमेन की जहाँ तक बात है, तो देखिए ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली जो है को-पार्सनरी प्रॉपर्टी में विमेन वगैरह का कोई भी रोल नहीं था। उनको बिल्कुल भी कोई पार्टीशन में कोई भी हिस्सा वगैरह नहीं मिलेगा, और वो जो है बिल्कुल एक्सक्लूडेड थे। फिर उसके बाद जो है 2005 में एक अमेंडमेंट आया, और उसके अमेंडमेंट के बाद डॉटर्स आल्सो बिकम को-पार्टनर। तो डॉटर्स वगैरह भी बाद में अभी 2005 में को-पार्टनर वगैरह उनको डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट,
जहाँ तक दयाभागा स्कूल की बात है, विमेन इनहेरिट एज पर सक्सेशन, दे आर ट्रीटेड एज इक्वल हेयर्स। तो दयाभागा स्कूल में जो है विमेन को, लड़कियों को, औरतों को उनके प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह इक्वली मिलेंगे, वो भी जो है इक्वल हेयर्स वगैरह कहलाएंगे। ये दयाभागा स्कूल का सिस्टम सिस्टम है। एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखिए, एलियनेशन वगैरह मतलब एलियनेट मतलब क्या करेंगे, एलिनेट मतलब जो है प्रॉपर्टी एलिनेट करना। एक होता है फादर, एक होता है सन, मतलब वारिस जिसको बोलते हैं, विरासत वगैरह, उसको बोलते हैं एलियनेशन, यानी प्रॉपर्टी एलिनेट करना। कर्ता कैनॉट एलिनेट प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर को पार्टनर्स एक्सेप्ट इन लीगल नेसेसिटीज। तो देखिए, अब ये जो है मान लीजिए ये फादर, मतलब फादर नहीं बल्कि ऑब्वियसली ये तो ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए, बट स्टिल यहाँ जो एग्जांपल हमने लिया है ये फादर, अब भले ही इनकी एज मान लीजिए 100 ईयर्स है, और इनकी एज, ये जो दादाजी हैं ऑब्वियसली ये जो सन हैं, इनकी एज मान लीजिए 65 ईयर्स है, और इनकी एज मान लीजिए 35 ईयर्स है, और अभी ये बच्चा पैदा हुआ है, ये जो है बस 5 साल का है, ये बच्चा जो है 5 साल का है, बट स्टिल मिताक्षरा स्कूल में इसको भी प्रॉपर्टी मिलेगी, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ ही प्रॉपर्टी मिलेगी। बट यहाँ पर ये बोलना मैं ये चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी एलिनेट करने की जहाँ तक बात है, प्रॉपर्टी एलिनेट करने के लिए सभी के कंसेंट होना ज़रूरी है, इनके भी और इस 5 साल के बच्चे के भी, सभी के कंसेंट होना ज़रूरी है। अगर कंसेंट नहीं है, मान लीजिए इन 65 ईयर्स के जो पर्सन हैं उनका कंसेंट नहीं है, इनको छोड़कर सभी का कंसेंट है प्रॉपर्टी एलिनेट करने के लिए, तो फिर कर्ता जो है प्रॉपर्टी एलिनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सभी के कंसेंट वगैरह होना ही चाहिए। इसी तरह दयाभागा स्कूल में फादर हैज़ एब्सोल्यूट ओनरशिप एंड कैन एलिनेट द प्रॉपर्टी। आप देखिए, फादर के पास ही पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, तो इसलिए फादर जो चाहे एलिनेट वगैरह, यानी पूरे राइट्स वगैरह फादर के पास है, वो जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक मिताक्षरा स्कूल की बात है, एक्सेप्ट लीगल नेसेसिटी, ये एक एक्सेप्शन है इसमें, अगर कोई ऐसी लीगल नेसेसिटी जैसी बात है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है वहाँ पर छूट दी गई है कि ऐसी सिचुएशन में प्रॉपर्टी वगैरह एलिनेट की जाती है, की जा सकती है करके। इसके रिगार्डिंग कुछ केस लॉज वगैरह भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सूरजबंशी कौर वर्सेस शिव प्रसाद, अथॉरिटी ऑफ कर्ता ओवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो कर्ता की जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर कितनी अथॉरिटी वगैरह होती है, ये सभी हमने डिटेल में विद डायग्राम वगैरह यहाँ पर देखा, तो वही चीज़ इस केस में भी जो है डिस्कस हुई थी। सेकंड केस है CIT वर्सेस PL करूपन करूपन चेतिर। अब इसमें पायस ऑब्लिगेशन अंडर अंडर मिताक्षरा लॉस, तो पायस ऑब्लिगेशन वगैरह जो हमने ऊपर अभी देखा कि डेट्स वगैरह अगर होंगे, तो वो दैट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सन्स। ये सेम बात जो है इस केस में हेल्ड हुई थी। ये हुए दो केस लॉस मिताक्षरा स्कूल के। दयाभागा स्कूल के बारे में भी एक केस लॉ मैंने ऐड किया है, मनमोहिनी गुहा वर्सेस रमेश चंद्र, एक्सप्लेन्ड सक्सेशन रूल्स अंडर दयाभागा लॉज। तो वही जो सक्सेशन रूल्स वगैरह के, और सक्सेशन में जो है सिर्फ और सिर्फ डेथ के बेसिस पर ही प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा। इसके अलावा लेडीज और डॉटर्स एंड जो घर की औरतें वगैरह होगी, उनको भी प्रॉपर्टी में राइट्स वगैरह मिलेंगे। ये सभी चीज़ें इस केस में डिस्कस हुई थी। अब इसके बाद रीजनल इन्फ्लुएंस प्रैक्टिस्ड इन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। इसके अलावा लिमिटेड, ये दयाभागा स्कूल की जहाँ तक बात है, लिमिटेड टू वेस्ट बंगाल एंड आसाम रीजन्स ओनली। अब देखिए, रिलीजियस सेरेमनीज की जहाँ तक बात है, मेल मेंबर्स कैन परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज ड्यू टू को पार्टनरी राइट्स। तो देखिए, यहाँ पर को पार्टनरी राइट्स वगैरह किसको हैं? सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली को ही को पार्टनरी राइट्स हैं, इसलिए जो है ये सेरेमनीज वगैरह जो हैं वही परफॉर्म करेंगे, डॉटर्स, घर की औरतें वगैरह परफॉर्म नहीं करेंगी। अब यहाँ पर दयाभागा स्कूल में ऑल हेयर्स इंक्लूडिंग फीमेल्स हैव इक्वल राइट्स इन रिलीजियस सेरेमनीज।
रिलीजियस सेरेमनीज़ वगैरह दया भागा स्कूल में लेडीज़ वगैरह भी जो है परफ़ॉर्म करने में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो ये हो गया बिल्कुल डिटेल में डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा स्कूल एंड दया भागा स्कूल। अब इसके बाद हम इसके कुछ केस लॉज़ वगैरह भी देख लेते हैं। तो देखिए को-पार्सनरी राइट्स के रिगार्डिंग ये केस लॉ है। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। कन्फर्म डॉटर्स को-पार्सनरी राइट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फादर्स डेट ऑफ डेथ। तो ये फादर की डेथ वगैरह से जो है कोई भी इसका रिलेशन नहीं है और डॉटर्स वगैरह को को-पार्सनरी राइट्स वगैरह मिलने चाहिए करके इस तरह का डिसीजन इस केस में हुआ था। वेरी सिंपल केस लॉ। मॉडर्न रेलेवेंस वगैरह की जहाँ तक बात है कि इसका क्या-क्या मॉडर्न केस लॉज़ वगैरह से क्या-क्या ताल्लुक है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले देखिए जो भी ये इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग लॉज़ वगैरह हैं, ये गवर्न होते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर। यूनिफाइड इनहेरिटेंस लॉज़। तो ये बिल्कुल एक यूनिफाइड इनहेरिटेंस लॉज़ हैं। अब देखिए वैसे तो ये सब प्रॉपर्टी में ऐसे होगा, प्रॉपर्टी में वैसे होगा, ये सब हमने एक स्कूल के बेसिस पर के दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या-क्या है वो हमने देखा। बट अब चूँकि ये लॉ वगैरह जो है बन गया है और जैसा कि हमने अभी पढ़ा अगर कोई कस्टम है मान लीजिए, कोई अगर रिलीजियस प्रैक्टिस है, बट इस कस्टम के रिगार्डिंग जो है अगर लॉ बनाया जाता है, लॉ बनाए जाने के बाद जो है ये कस्टम अब फॉलो नहीं होगा, अब कंप्लीटली ये लॉ ही फॉलो होगा। जैसा कि अनटचेबिलिटी की एग्ज़ाम्पल कल मैंने आपको दी। अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी जो है हिंदू सोसाइटी में फॉलो होती थी, बट अब इसके बारे में जब लॉ आ गया, जब इसके बारे में लॉ बन गया, तो अब अनटचेबिलिटी के कस्टम और प्रैक्टिस वगैरह ये फॉलो नहीं होगी। तो उसी तरह ये सब हमने जो भी पढ़ा, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह-वगैरह के रिगार्डिंग लेडीज़ को राइट्स मिलेगा, नहीं मिलेगा वगैरह। तो ये सब जो है ट्रेडिशनली था, बट अब चूँकि इसके रिगार्डिंग हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है बनाया गया है। तो अब जो है ये एक्ट वगैरह ही लागू होगा, चाहे वो मिताक्षरा स्कूल हो या दया भागा स्कूल हो। उसी तरह ये 2005 का अमेंडमेंट, जिसमें अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इक्वल राइट्स फॉर डॉटर्स, तो डॉटर्स वगैरह को भी क्या मिलेगा? इक्वल राइट मिलेगा। तो अब ये अमेंडमेंट जो है दोनों पर लागू होगा, प्रैक्टिकली ऑन मिताक्षरा स्कूल एज़ वेल एज़ दया भागा स्कूल। तो ये मैंने आपको आज का पहला टॉपिक हमारा ये कवर हुआ, एज़ फार एज़ स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉज़ आर कंसर्न्ड। अब देखिए इसके बाद हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के क्या-क्या स्कूल्स हैं? सॉरी, सोर्सेज़ ऑफ मुस्लिम लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ऑब्वियसली किसी भी स्कूल्स वगैरह को जानने से पहले जो है, उसके सोर्सेज़ वगैरह उस रिलीजन के क्या-क्या हैं, इस पर गौर करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ फार एज़ नेचर ऑफ मुस्लिम लॉज़ आर कंसर्न्ड,